एक सवाल है कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाए COP30 क्यों निर्णायक है, 2025 की सबसे निर्णायक ग्लोबल समिट मानी जा रही है, तो क्या आप कॉन्फिडेंशियली जवाब देने लायक है? क्या आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? और अगर मेंस में या एसए या GS3 में आ जाए कि क्लाइमेट नेगोशिएशन में इंडिया की भूमिका बदल रही है, डिस्कस विद रेफरेंस टू COP30, तो क्या आप लिख पाओगे 250 शब्द? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है। इसमें पूरी तरीके से एकदम सरल भाषा में विद पीपीटी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। सबसे आसान लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। बहुत कम, मुश्किल से 2 से 4 पेज में ही आपको सारी पूरा COP30 के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। विद कैसे इसमें सवाल आ सकता है, कैसे आंसर आएंगे, सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी सबसे सरल भाषा में। तो अब वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कि ये COP30 जिसे COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहा गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 ये बेलेम में हुई है। बेलेम ब्राजील का एक शहर है, वहीं पर ये इस बार आयोजित की गई है। तो इसका क्या महत्व है, तो इसकी कहानी की शुरुआत हम करते हैं। ये वैश्विक पर्यावरण की चिंता का एक उदय है। ये जान लो, वैश्विक पर्यावरण जब बदलने लगा तो उस पर लोगों की चिंताई जाने लगी, ध्यान देने लगे कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है। सारे मौसम बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, जलवायु एकदम से बदल रही है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही, ठंड के मौसम में ठंड नहीं हो रही है, गर्मी के मौसम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जा रहा है। तो इस पर धीरे धीरे चिंताएं बढ़ने लगी। तो पूरे विश्व का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ। तो जाकर सबसे पहले 1972 में, जिसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें पहली बार पर्यावरण के विषय पर चिंता जताई गई। सारे देश बैठे, उन्होंने चिंता जताई कि हाँ, अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो पर्यावरण की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। उसके बाद में आ जाते हैं 20 साल के बाद में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि ब्राजील के ही, इस बार के जो ब्राजील होस्ट है उसी का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। वहां पर एक सम्मेलन हुआ जहां पर दुनिया के सारे देश एकत्रित हुए और उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले कि हाँ, कैसे हमें इन चीजों को ध्यान देना है। तो उसमें 4 चीजों पर उन्हें ध्यान देने के लिए निर्णय लिया। पहला चीज क्लाइमेट चेंज, दूसरा बायोडाइवर्सिटी पर, डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, बिना बारिश की वजह से जो जमीन डेजर्टिफाइड हुई जा रहे हैं उन पर, और एक एजेंडा 21 लेकर आए। ठीक, एजेंडा 21 लेकर आए जिस पर उन्होंने काम करने के लिए निर्धारित किया। आने वाले समय में हम एजेंडा 21 पर काम करेंगे। ये सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जान लो, बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसने इसके आगे के भविष्य को पूरा एकदम डिसाइड कर दिया कि आगे क्या होगा। ये सब वहीं से निकलना शुरू हुआ। माफ करिएगा। अब इस तंत्र को समझने से पहले 2 शब्द हमारे पास आते हैं कि UNFS, यह CCC है, ये COP30। तो UNFCCC जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक प्रकार से संस्था है, ये फ्रेमवर्क है। ये क्या है? फ्रेमवर्क है, संस्था यही चीजें इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करती है। COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। इसमें UNFCCC के तो सदस्य हैं, इसमें हर साल बैठक करते हैं। तो हर बैठक को क्या कहा जाता है? जैसे बैठक हुई तो हर बैठक को क्या कहा जाता है? COP कहा जाएगा। जैसे COP1 हो गया, COP2 हो गया, COP3 हो गया। इस तरह जितने नंबर की बैठक होती है, जितनी बार बैठक होती है, उतना नाम दे दिया जाता है। इस बार COP30 नाम है, तो इसका मतलब ये कौन सी है? 30वीं बैठक है। तो इनके अगर मुख्य शब्दों पर जाए तो UNFCCC के लिए हम जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें हम COP बोला जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें CMP बोला जाता है। और पेरिस समझौता जो 2015 वाला है, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वाले समझौते की जो मीटिंग्स होती है उसे CMA बोला जाता है। तो इस तरह जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें सबके नाम दे दिए गए। तो क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर पेरिस समझौते तक की जो स्थिति बनी, पेरिस समझौता जो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 का वो समय था जब देशों को ये समझ में आ गया कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे पर्यावरण पर तो स्थिति हमारी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने कुछ अप्रोच
निकाले कि हम कैसे काम करेंगे, हम आगे भविष्य कैसे हमारा आगे जाएगा। तो उन्होंने टॉप डाउन अप्रोच निकाला। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है कि ऊपर वाले देश क्या है, जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, उनको ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा डाल दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन भी वही देश करते हैं। अब वो मसीहा लोग इतना आसानी से तो इस पर ध्यान देंगे नहीं, उन्हें तो केवल अपना विकास चाहिए, लाभ चाहिए। तो लाभ के चक्कर में इसमें सफलता बहुत कम मिली, सीमित सफलता मिली, और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों ने तो इसका पालन तक नहीं किया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ये सब हमारे काम की चीज नहीं है। जब स्थिति और बदतर होती चली गई तो 2015 में हुआ पेरिस समझौता। पेरिस समझौता में उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा कि हम बड़े देशों पर निर्भर होकर पर्यावरण की देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े देश जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो उन्होंने एक दूसरा अप्रोच निकाला जिसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसमें उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से हर देश ये निर्धारित करे कि इन्हें कितना कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, खुद वो निर्धारित करें, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें करना पड़े, ये बाध्यता है कि उन्हें कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने एनडीसी लेकर, नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन, यानी वो खुद जिम्मेदारी लें, हम कितना कितना इस पर काम करेंगे। उसके बाद में इस बार कहा जाता है COP30 का, जो कि बेलम शहर में हो रहा है। बेलम ये है, आसपास में इसके मराकाइबो झील वगैरह ये सारी चीजें देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि कोई बड़े शहर जब एक बार ध्यान पर आ जाता है तो उसके आसपास की छोटी छोटी चीजें भी ध्यान दी जाने लगती हैं। एक बार देख लेना, ये अमेजॉन नदी, ये अमेजॉन नदी जो बहती है इसी के एकदम बगल में हो रहा है। अमेजॉन का फॉरेस्ट भी है, तो ये भी अमेजॉन पर सवाल आने की संभावना है। वो अमेजॉन पर होने का भी एक जान लो प्रतीकात्मक एक सिंबोलिज्म इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि अमेजॉन वर्षावन खुद अपने आप में जैव विविधता लिए बैठा है, बहुत सारी जैव विविधता लिए बैठा है। तो ये ध्यान देता है कि हम कितना जैव विविधता के प्रति कितना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कितना हमारा ध्यान जा रहा है। उस चीज को एक प्रतीक के रूप में प्रेजेंट करने के लिए इसकी मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई अमेजॉन के पास में। अमेजॉन के पास में एक जगह बेलम में आयोजित की गई है। और इसका मेन थीम है कि इस बार हम घोषणाएं नहीं करेंगे, घोषणा न करने के बजाय हम इस पर काम करके दिखाएंगे। अब काम होगा, जो है सिर्फ घोषणा नहीं होगी, काम होगा अब। और इसके लिए उन्होंने ग्लोबल मुटिराओ एग्रीमेंट लेकर आया, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सीधा सीधा सवाल आ सकता है, ग्लोबल मुटिराओ का संबंध किससे है, तो आपको बताना पड़ेगा COP30 से। ये चीज आपको ध्यान रखते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसका समझौते का मेन उद्देश्य क्या है, इसका मुटिराओ समझौता है। मुटिराओ की एक बड़े लक्ष्य के लिए समुदाय को एक साथ लाना है, यानी सामूहिक का एक बड़ा लक्ष्य है कि पर्यावरण को संभालना है, उसके लिए हमें पूरे देश को एक साथ लेकर आना है। इसके लिए उन्होंने 3 चीजें पर मेन फोकस किया। पहला जलवायु वित्त पर, दूसरा व्यापार के उपाय पर कि जलवायु संबंधी बाधाओं को दूर करके हम अपने व्यापार करेंगे। तीसरी चीज एनडीसी प्रगति, एनडीसी यानी कितना प्रोग्रेस हम अपने काम में कर रहे हैं, कितना हम इस पे अपनी स्थिति को सुधार रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। ये चीज भी आपको बताना पड़ेगा, केवल मुजबानी करने से काम नहीं चलेगा। इसमें कुछ मुख्य मांगे हैं कि पेरिस समझौते के 9.1 आर्टिकल 9.1 को अगले 2 वर्षों में पूरी तरह कार्यान्वित करना है। इसमें पेरिस समझौते में हुआ था कि बड़े देश क्या है, छोटे देशों को कुछ पैसे देंगे कि अपने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए कुछ पैसे देंगे, लेकिन वो पैसे दे नहीं रहे थे। तो उस पर जो है जिम्मेदारी देने के लिए पहली मांग की गई। दूसरा चीज, भुगतान कौन करेगा, कितना करेगा, क्यों करेगा, इस सबको पूरा ट्रैक किया जाएगा, एक ट्रैकिंग प्रणाली बनाई जाएगी, कितना हुआ कितना नहीं, इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। अब छोटे देश, विकसित देश तो पहले से ही फूंक फाक के विकसित हो चुके, छोटे देश नहीं हो रहे हैं। तो छोटे देश तैयार भी नहीं हो रहे हैं, उसका कारण है कि छोटे देश अभी कोयले पर निर्भर हैं, अभी वो विकास कर रहे हैं, अभी वो ऊपर चढ़ रहे हैं, और वो लोग ऊपर चढ़ चुके हैं। तो उनके वहां तक पहुंचने के लिए बिना हम कोयला जलाए या कोई नई टेक्नोलॉजी के नहीं कर पाएंगे। और नई टेक्नोलॉजी के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए पैसा। वो पैसा गरीब देशों के पास, विकासशील देशों के पास है नहीं, तो उसके लिए वो उनके ऊपर निर्भर है और वो लोग पैसा देना नहीं चाहते। तो इस समझौते में कहा गया कि हाँ, जो बड़े देश हैं वो उन्हें पैसा दें, क्योंकि बिना पैसा के वो इस कार्बन को कम नहीं कर सकते।
क्योंकि उन्हें बहुत सारी समस्या आएंगी। जैसे कोयला आधारित उद्योग बंद करेंगे तो उन्हें सौर ऊर्जा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें जो लेबर काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो उन्हें भी हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें नए रोजगार की तरफ उन्हें भेजना पड़ेगा, उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ेगा। बिना प्रशिक्षण के तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर नहीं पाएंगे। अब इस चीज को ट्रैक करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। पहला उपाय है ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलरेटर। इसका उद्देश्य है कि एनडीसी क्या काम कर रहे हैं उसको वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है ताकि देरी ना हो, जल्दी से जल्दी काम हो सके। दूसरा है ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर। इसका यह उद्देश्य है कि ये टेम्परेचर को ध्यान रखेगा कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो कि पेरिस समझौते में हमने निर्धारित किया था उसके ऊपर न जाने पाए। तीसरा है मिशन 1.5, सेम वही चीज है। इसका सुनिश्चित करना पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य जीवित रहे और सभी कार्यों का केंद्र बना रहे, यानी कि मेन टारगेट जो हमारा है कि आने वाले समय में टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने पाए, इससे कम ही रहे। जो कि पिछले साल तो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, लेकिन हमें 2035 तक 2035 तक हमें लक्ष्य है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे ना जाने दें। और इसके लिए बड़े देशों को $1.3 ट्रिलियन देना पड़ेगा। 2035 तक जलवायु का लक्ष्य है 1.3 ट्रिलियन प्रदान करना है जलवायु कार्रवाई के लिए। इन सबको देना और टारगेट भी है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना है। क्या क्या चीज के लिए है ये चीज आप देख लीजिएगा। और कुछ जरूरी चीजें अगर भारत पर, अब मेन चीज है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक मिनट। भारत का पक्ष व्यापार, वित्त और ऐतिहासिक जिम्मेदारी भारत पर क्या है। भारत के कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म CBAM जैसे उपायों का विरोध किया जहां आयातों पर कार्बन मूल्य लगाया जाता था। इन्होंने तर्क दिया कि भारत या ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करता है, यानी ग्लोबल साउथ से यहाँ से धन ग्लोबल नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, यहाँ से पैसे जा रहे हैं। दूसरा, भारत ने दृढ़ता से कहा है कि विकसित देशों द्वारा चैरिटी नहीं बल्कि एक कानूनी दायित्व है वित्त प्रदान करना। जो $1.3 बिलियन की बात हुई थी वो कहा कि ये कोई आप दान नहीं दे रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपका कानूनी दायित्व है। तीसरा, भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उन्होंने अपने विकास के दौरान सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन किया था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है। अब कोप 30 के लास्ट में हम पूरा सार समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। पहला, वैश्विक मुद्राओं समझौता जो सहयोग, वित्त और एनडीसी पर केंद्रित है। स्वास्थ्य कार्य योजना, जलवायु लचीली और स्वास्थ्य प्रणाली पर ध्यान देना है। महासागरों की सुरक्षा करना है। टिकाऊ ईंधन को 4 गुना में बढ़ाना है और व्यापार की और वित्त पर स्थिति मजबूत करनी है। सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण परिवर्तन करना, संक्रमण यानी रोजगार यहाँ से दूसरे में जाने के लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। प्रगति को ट्रैक करना है और $1.3 बिलियन का जो वित्त का निर्णय देने का निर्णय था उसे पूरा करना है। वन फॉरएवर फैसिलिटी, वनों के संरक्षण और प्रदर्शन पर ध्यान देना है। ये सारी चीजें करनी है। अब इस पर सारे अगर आप चाहेंगे तो MCQ वगैरह आपको, इसके जो MCQ अगर चाहिए होंगे तो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका PDF और बाकी क्विज वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट करिए, फिर मिलते हैं। कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं आपको।